Hello friends, welcome to Riya's classes. In today's session, we will be studying about performance and breach. This is a topic of the Indian Contract Act 1872. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. So let us begin with our session. Performance of contract यानी कि actual performance तब माना जाएगा if the promisor makes an offer of performance to the promisee. एक promisor और एक promisee. तो performance of contract, actual performance तभी माना जाएगा if the promisor makes an offer to the promisee and the offer to perform is accepted by the promisee. यानी कि promisor ने कहा कि कोई offer किया उसने कि मैं ये चीज़ करूँगा, कोई performance करूँगा, और वो जो ऑफर था टू परफॉर्म वो जो है उस promisee ने एक्सेप्ट कर लिया है, देन इट इज कॉल्ड एज एन एक्चुअल परफॉर्मेंस. तो अगर हम परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पर्सन लायबल फॉर एंड एंटाइटल्ड टू परफॉर्मेंस की बात करें तो ये चार लोग आते हैं. द फर्स्ट वन इज परफॉर्मेंस बाय द प्रॉमिसर हिमसेल्फ. जिसने प्रॉमिस किया है वो खुद ही उसको परफॉर्म करेगा. सेकेंड इज परफॉर्मेंस बाय द प्रॉमिसर और हिज एजेंट. या तो प्रॉमिसर खुद करेगा या फिर कोई भी एजेंट उसके बिहाफ पे करेगा. द थर्ड वन इज परफॉर्मेंस बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव. कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा प्रॉमिसर का, ही विल बी लायबल फॉर परफॉर्मेंस. या फिर फोर्थ केस में परफॉर्मेंस बाय अ थर्ड पर्सन. कोई भी थर्ड पर्सन वो प्रॉमिसर के बिहाफ पे परफॉर्मेंस करेगा. तो ये चार लोग होते हैं. दीज आर द पर्सन्स who are liable for and entitled to performance. This is according to section 40 as well as section 42. हम बात करेंगे performance of joint promises की. जब भी joint promises होगा यहाँ पे एक चीज़ रिमेंबर करना है कि joint promisers जो होते हैं, जो ये promise को करते हैं, joint promisers, ये joint promisers either they will be jointly liable और सेवरली लायबल. ठीक है, या फिर ये सारे जॉइंटली लायबल होंगे या फिर ये सेवरली लायबल होंगे. नाउ लेट अस रीड. ऑल द प्रॉमिसर्स मस्ट जॉइंटली फुलफिल द प्रॉमिस. तो सिंस इट इज अ केस ऑफ जॉइंट प्रॉमिस, ऑल द प्रॉमिसर्स मस्ट जॉइंटली फुलफिल दिस प्रॉमिस. एनी वन ऑफ द जॉइंट प्रॉमिसर्स मे बी कंपेल्ड टू फुलफिल दिस प्रॉमिस. Right of the contribution inter se between joint promisors and the sharing of loss by default in contribution. इसके अलावा जो भी जॉइंट प्रोमिसर्स होंगे इनमें से अगर जैसे सपोज 5 जॉइंट प्रोमिसर्स हैं, अगर इनमें से एक को भी अगर रिलीज कर दिया, इवन इफ वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर्स इज रिलीज्ड, तो जो बाकी के बचे हुए जॉइंट प्रोमिसर्स हैं दे शैल कंटिन्यू टू बी लायबल. नेक्स्ट इज टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस. दिस टाइम एंड प्लेस जो होगा वो इट कुड बी ईदर विच इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रॉमिस. जो प्रॉमिस के अंदर लिखा है अकॉर्डिंग टू प्रॉमिस जो टाइम एंड प्लेस सेट होगा वो होगा टाइम एंड प्लेस, या फिर दैट इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रॉमिस विच इज विद इन अ रीजनेबल टाइम या फिर विद इन अ रीजनेबल प्लेस. तो टाइम एंड प्लेस दो तरीके से हो सकता है. पहला जो कि प्रॉमिस के अंदर ही आपने पहले से ही डिसाइड किया है ये टाइम और ये प्लेस होगा, या फिर विच इज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड बाय द परफॉर्मेंस यानी कि विद इन अ रीजनेबल टाइम और विद इन अ रीजनेबल. नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. डिस्चार्ज यानी कि टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन बिटवीन द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट. तो जो भी पार्टीज होंगे कॉन्ट्रैक्ट में, जो दो पार्टीज होंगे वो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट कैसे टर्मिनेट होगा इसके बारे में हम देखेंगे. तो डिस्चार्ज जो हो सकता है इट कुड बी ईदर बाय परफॉर्मेंस, बाय डेथ, by lapse of time, by breach of contract, by impossibility, by agreement या फिर consent, दोनों की सहमति से, और by the operation of law. तो इन तरीकों से जो दो पार्टीज है या फिर जो भी पार्टीज है टू अ कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में पार्टीज इन तरीकों से टर्मिनेट हो जाता है. लेट अस सी द रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. जो अग्रीव्ड पार्टी होता है उसके पास क्या क्या रेमेडीज होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं. द फर्स्ट रेमेडी इज रिसीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ पे रिसीशन का मतलब होता है अ राइट दैट इज अवेलेबल टू एन अग्रीव्ड पार्टी टू टर्मिनेट अ कॉन्ट्रैक्ट. अब इसका इफेक्ट क्या हो सकता है कि जो अग्रीव्ड पार्टी होता है ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द ऑब्लिगेशन. ऑल्सो
The aggrieved party can claim compensation for any loss caused to him. तो वो compensation claim कर सकता है. Second is suit for damage. Suit for damage यानी कि monetary compensation is allowed for loss suffered by the aggrieved party ड्यू टू ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. तो यहाँ पे मॉनेटरी कॉम्पनसेशन अग्रीव्ड पार्टी को मिल सकता है. द थर्ड वन इज सूट फॉर क्वांटम मेरिट. यहाँ पे इफ अ पार्टी प्रिवेंट्स द अदर पार्टी फ्रॉम कंप्लीटिंग हिज ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, द अग्रीव्ड पार्टी may claim payment on quantum merit for the part of contract already performed by him. तो जितना पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जिसको उसने परफॉर्म कर दिया है उस पार्ट का पेमेंट जो है वो अग्रीव्ड पार्टी क्लेम कर सकता है. नेक्स्ट वन इज सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. यानी कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मीन्स सीकिंग एन ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट that the promise specified in the contract shall be carried out. यहाँ पे हम कोर्ट से ऑर्डर लेंगे. एंड फाइनली द सूट फॉर इंजंक्शन. सूट फॉर इंजंक्शन यानी कि इंजंक्शन का मतलब होता है एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट रिस्ट्रेनिंग अ पार्टी फ्रॉम कैरिंग आउट अ particular act. Here the court has the discretion whether or not to grant the injunction. यहाँ पे where a party to the contract promises to do an act which requires personal performance but afterwards refuses to perform such act resulting in breach of contract, the court may restrain the defaulting party from performing such act in the future. तो जिस कारणवश जिस एक्ट के कारण वो डिफॉल्ट हुआ है तो उस पार्टी को कोर्ट क्या कर देगा, वो रिस्ट्रेन कर देगा कि फ्यूचर में वो इस तरीके का एक्ट ना करे. तो ये कुछ रेमिडीज हैं जो कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के दौरान अग्रीव्ड पार्टी के पास अवेलेबल है. द फर्स्ट वन इज रिसीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देन वी हैव सूट फॉर डैमेज, सूट फॉर क्वांटम मेरिट, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड फाइनली द सूट फॉर इंजंक्शन. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.